हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर भी इनको चेक कर सकते हैं। इकोनॉमी के अलावा और भी टॉपिक्स पर करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक थर्ड पार्ट का। यहाँ पर लोकेशन से रिलेटेड एक इवेंट देखने को मिलेगा, जोराम फूड पार्क। जोराम एक जगह है जो आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस वजह से मिजोरम ये इंपॉर्टेंट लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, तो इसको याद रखना है। अब ये जो मेगा फूड पार्क है, ये मेगा फूड पार्क स्कीम के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जोराम इज इन मिजोरम। मैचिंग टाइप की क्वेश्चंस में यहाँ से प्रीलिम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में भी हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी बात कर चुके हैं। जब हमने एनएचबी की भी बात की थी, उस समय भी हमने इसका बात किया था कि पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करने का काम एनएचबी करता था, नेशनल हाउसिंग बैंक। लेकिन बाद में इसके रेगुलेशन को ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, ये एनबीएफसीज के अंडर में आती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंडर में आती हैं ये, और ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इक्वलाइजेशन लेवी ये एक तरीके की ड्यूटी या टैक्स है, मेनली एक डायरेक्ट टैक्स है। ये लगाया जाता है डिजिटल ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, इसमें कस्टमर कंज्यूमर नहीं होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है A, अगर इसको ऐड कराना है अपनी कंपनी का, तो एक कंपनी के पास जाएगी जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का ये काम करती है। तो कंपनी A जाएगी B के पास, जो इससे एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेगी, और इसके लिए इसे एक पैसा भी देना पड़ेगा, मनी भी इसको, या चार्ज जो भी होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये कंपनी A B को मनी ट्रांसफर करेगी उस ऐड के लिए, उस सर्विस के लिए, तो यहाँ पर जब ट्रांसफर ये किया जाएगा उसी समय ये लगेगा आपको इक्वलाइजेशन लेवी या फिर टैक्स। ठीक है, तो कब लगेगा ये? एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय सर्विस रेसिपिएंट, यानी कि सर्विस लेने वाला। तो कंपनी A जो है वो सर्विस लेने वाला है और B जो है सर्विस देने वाला है। तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो उसी समय इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा बाय सर्विस रेसिपिएंट के, यानी कि यहाँ पर सोर्स के पास। अब ये कंपनी A भी एक बिजनेस ही है, कंपनी B भी एक बिजनेस कंपनी ही है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो बिजनेस टू बिजनेस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल ट्रांजेक्शन पर लगता है, एक डायरेक्ट टैक्स है, और ये B2B बिजनेस पर लगता है, और ये सर्विस रिसिपेंट के साइड पर लगता है, यानी कि जब भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वहां पर ये लगेगा। ठीक है, कौन कौन से सर्विस इसमें इंक्लूड होंगे? जैसे कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, या एनी प्रोविजन फॉर एडवर्टाइजिंग स्पेस का मतलब आप कहीं भी होर्डिंग पे आपको लगवाना हो अगर ऐड वगैरह, तो उस तरीके से भी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि केवल सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं है, कोई भी अगर ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन सप्लाई होता है गुड्स का भी, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो सर्विस और गुड्स दोनों अगर ऑनलाइन सप्लाई किए जाते हैं तो वहाँ पर उनके ट्रांजेक्शन में इसका यूज किया जाएगा। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट देखते हैं एनबीएफसीज और जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है। अगेन लिक्विडिटी मिसमैच, जब हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में भी एनबीएफसीज के बारे में, कि वहाँ पर भी एनबीएफसीज को लेके कुछ लिक्विडिटी मिसमैच हुआ था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लेके आई थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये स्कीम है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर क्या था कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो बैंक्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो बैंक्स क्या करेंगी कि इन एनबीएफसीज में वो या तो बॉन्ड्स खरीदती थी, या फिर जो आपको ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदती थी, या फिर जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे वहां पर इन्वेस्ट करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक अलग से एंटिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है एसपीवी, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये स्पेशल व्हीकल्स में ये पैसा दिया जाएगा, और ये क्या करेगी कि इन लिक्विडिटी पोजीशन या लिक्विडिटी मिसमैच जो हुआ है उनको इंप्रूव करने का कोशिश करेगी एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। तो अब क्या होगा कि एसपीवी के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा ये 30,000 करोड़ का होगा, और ये जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा एनबीएफसीज को या एचएफसीज को, वो किस लिए यूज होगा? यहाँ पर ये लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, solely for the purpose of extinguishing existing loans, यानी कि इन
एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास अभी जो लाइबिलिटीज हैं यानी कि लोन्स हैं उनको चुकाने के लिए ही केवल इस फंड का यूज किया जाएगा और किसी पर्पस के लिए नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंडिया फर्स्ट वीमेन ट्रेड सेंटर, मेनली ये वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप या फिर जेंडर पैरिटी की वीमेन का भी ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो पाए ट्रेड एंड कॉमर्स में या स्टार्टअप में, इसके लिए वीमेन ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। तो इंडिया का पहला वीमेन ट्रेड सेंटर जो कि केरला के अंगमाली नामक जगह पे आपको मिलेगा। अगेन लोकेशन बेस्ड है तो याद रखना है, हो सकता है अंगमाली टाइप इस तरीके से कोई मैच करने के लिए आपको प्लेन्स में भी आ जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कंटिजेंसी फंड होता है जो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो मेनली अनफोर्सीन कंडीशंस होते हैं जो इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं, तुरंत पैसे की जरूरत हो और उसको पास कराने के लिए आपके पास टाइम ना हो पार्लियामेंट में, तो यहाँ से पैसा लिया जाता है। उसी तरीके से सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास भी इस तरीके का एक फंड है जिसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं। इसका काम भी लगभग वैसा ही है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन कंडीशंस आ जाए जिसमें तुरंत पैसे की जरूरत हो तो यहाँ से पैसा निकाला जाता है। फिलहाल इसमें हम बैलेंस की बात करें तो इस फंड में 73,615 करोड़ रुपीस अभी यहाँ पर मौजूद है। तो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो डिप्रिसिएट हो जाए, या फिर जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो डिप्रिसिएट हो जाए, या फिर अप्रिसिएट हो जाए। तो डिप्रिसिएशन हो या अप्रिसिएशन हो, एक लेवल के बाद वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर आरबीआई को या किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है अगर ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिले तो इस तरीके के कंडीशंस के लिए यहाँ पर कंटिजेंसी फंड का यूज करते हैं जो आरबीआई के पास में है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विलेंस सिस्टम। तो जैसा कि इसका नाम है मार्केट सर्विलेंस सिस्टम, यानी कि मार्केट को मॉनिटर करने का काम करेगा। तो मार्केट सर्विलेंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स या स्टैंडर्ड या एडहॉक रिपोर्ट्स या कोई भी कंप्लायंस मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो तो ये काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी टीसीएस जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इसके अलावा 2 और कंपनीज हैं इनको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपको जरा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ये किस तरीके का मैकेनिज्म है या टूल है। अगर हम किसी बैंक में कोई चेक जमा करते हैं, कोई भी बैंक को अगर हम यहाँ पर चेक जमा करते हैं तो बैंक के पास एक सिस्टम होता है या तरीका होता है जिसके थ्रू बैंक ये इन चेक्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। यानी कि ये चेक कहीं काउंटरफेट तो नहीं है, कहीं बदला तो नहीं गया, या कोई फॉर्ज है या फिर डुप्लीकेट है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए इनके पास कुछ तरीके होते हैं या टूल होते हैं। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, जिसके थ्रू इन चेक्स की जो ऑथेंटिसिटी है, वैधता है, उसको चेक की जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर जब आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो, चेक के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। मेनली इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि आपके चेक्स क्लियर में मदद करता है, यानी कि कहीं ना कहीं बैंक ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये चेक करते हैं कि चेक सही है या नहीं। ठीक है। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आपको समझ में आया। जो चेक्स होते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए बैंक्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है इस मैकेनिज्म को। नेक्स्ट देखते हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ये ऑफिसर बैंक्स में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है। जो बैंक्स होंगे यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट होगा। इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ये मिनिमम पीरियड है। मैक्सिमम कितना होगा ये वेरी बैंक टू बैंक वो अपना डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। ये कौन लोग हो सकते हैं जिनको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है? या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो उस बैंक के, खास करके अगर जनरल मैनेजर है तो ये ज़्यादा अच्छा है, उनको प्रीफर किया जा सकता है, या उस इक्विवेलेंट पोजीशन पर कोई भी हो उसको किया जा सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि केवल इंटरनल पर्सन ही यहाँ पर इस ऑफिस के तौर पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पर आउटसाइड से भी रिक्रूट किया जाता है इनको ऑफिसर के तौर पे। सो नेक्स्ट देखते हैं एनबीएफसीज, एमएफआईज यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मेनली ये जो होते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होते हैं। नॉन डिपॉजिट का मतलब जिस तरीके से हम नॉर्मल बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पर नहीं होता। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत ये कंप्लायंस नहीं करते, यानी कि ये इसके तहत रेगुलेट नहीं होते। तो इस वजह से ये डिपॉजिट नहीं लेते हैं। मेनली इनका काम होता है लोन डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पर इस तरीके के जो एनबीएफसीज हैं यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनका जो मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए ये होना चाहिए 5 करोड़ रुपीज़। ये एक ओवरऑल है प्लेन के लिए, और माउंटेन्स रीजन खास करके नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो।
नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंडर में आते हैं, वहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 2 करोड़ रुपीज़ है। बाकी इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी ये 5 करोड़ रुपीज़ की मिलेगी। इनके जो नेट ऑन फंड्स होते हैं, ये टोटल एसेट्स होते हैं, इनका मिनिमम 85% ये क्वालिफाइंग एसेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बैंक से लोन लेके आती है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से लोन लेके आती है। अभी क्या करेगी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो इस कंस्ट्रक्शन के पूरा होने में, इसके बनने में कुछ वक्त लगने वाला है, कुछ टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो ऐसा एसेट जिसके बनने में या तैयार होने में एक वक्त लगता है, ऐसे एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। कुछ ऐसे एसेट भी होते हैं जिनका तैयार होने में वक्त नहीं लगता है, जैसे मैं कार लोन लेके आया बैंक से और तुरंत जाके मैंने कार खरीद ली, तो ऐसे एसेट को तैयार होने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे पास एक्चुअली कंपनी ने जो बनाई वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने जब खरीदा, मेरे यहाँ पास जब वो आया तो उसमें वक्त नहीं लगा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट कार नहीं हुआ मेरे लिए। लेकिन अगर वही मैं लोन लेके आता हूँ और घर बनाता हूँ तो उस घर को बनाने में वक्त लगेगा। तो ऐसे एसेट जिसको तैयार होने में एक समय लगता है, उस ऐसे एसेट को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट के नाम से जानते हैं। तो मिनिमम 85% उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है क्वालिफाइंग एसेट्स के तौर पे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअली ये इस तरीके का इंस्टीट्यूशन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। यहाँ पर प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए। मेनली इनका पर्पस ये होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस या असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। मेनली जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं ये ज़्यादातर लोन्स जो होते हैं शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले देते हैं, लॉन्ग टर्म के लोन्स ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इस गैप को दूर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया हुआ है, प्रपोजल है अभी कि इस तरीके का डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए जो कि लो इंटरेस्ट रेट पर इस तरीके के फंड को प्रोवाइड करे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किसी भी तरीके का, जैसे कि आपका कोई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रिज बनाना है, रोड वगैरह बनाना है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सोशल सेक्टर में भी जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने हैं, स्कूल्स वगैरह बनाने हैं, ये यहाँ पर भी इनका यूज होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम भी लेके आया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बायलैटरल नेटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेटिंग होता क्या है एग्जैक्टली। जैसे दो बैंक है, एक बैंक है एसबीआई फॉर एग्जांपल और एक बैंक हो गया एचडीएफसी। अब ये क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल हम चेक की बात करते हैं। अगर एसबीआई का कस्टमर जिसने किसी को चेक दिया और उसका अकाउंट है एचडीएफसी में, तो वो अपने एचडीएफसी अकाउंट में ले जाकर जमा करेगा। तो मान लीजिए कि ये टोटल अमाउंट चेक का 60,000 हुआ जो एचडीएफसी में गया। उसी तरीके से एचडीएफसी का चेक कुछ हो सकता है कि एसबीआई में भी आए। तो मान लीजिए कि 50,000 रुपए का चेक यहाँ पर गया। अब चेक के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, एक ये तरीका होता है कि एसबीआई इनको 60,000 रुपए दे और उसके बाद एचडीएफसी इनको 50,000 रुपए दे। यानी कि यहाँ पर दो तरीके का ट्रांजेक्शन हो गया। एक एसबीआई ने ट्रांजेक्शन किया 60,000 का और एक एचडीएफसी ने किया 50,000 का। टोटल ट्रांजेक्शन कितने का हुआ? 1,10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ। 60 और 50 को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एसेट होता है वो फंस जाता है। जैसे कि एसबीआई ने ट्रांसफर किया 60,000 रुपए, इसका 60,000 रुपए फंस गया। उसके बाद एचडीएफसी लेके आएगा 50,000 रुपए इनको दिया, इनका 50,000 रुपए फंसा। तो टोटल ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर ज्यादा हो गया। अब हम क्या करें कि इन दोनों को माइनस कर दें। तो 60-50 माइनस करेंगे तो बचेगा 10,000। अब एसबीआई के पास, एसबीआई को देने हैं इसको 60,000, इसको देने हैं 50,000, ठीक। तो अब इसमें जो नेट होगा 10,000, अब इसी का बस ट्रांसफर यहाँ पर किया जाएगा। पूरा 60 और 50 का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इतना अमाउंट जो पहले ट्रांसफर होता वो नहीं होगा, केवल यहाँ पर 10,000 रुपए ही ट्रांसफर किए जाएंगे जिसको जो करने हैं। तो इस वजह से एक तरफ से ट्रांसफर पूरा बच जाएगा और दूसरी तरफ से सिर्फ 10,000 रुपए ही ट्रांसफर यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि इनका नेट निकाला जाएगा, डिफरेंस जो होगा वो बस पे किया जाएगा। इसको हम नेटिंग कहते हैं। तो ये नेटिंग बैंक्स के बीच में भी हो सकती है, कॉमर्शियल जो कंपनीज हैं उनके बीच में भी हो सकती है, कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है। तो जब दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसको बायलैटरल नेटिंग कहते हैं। दो से ज्यादा अगर पार्टी इन्वॉल्व है तो उनको मल्टीलैटरल नेटिंग के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पहले मल्टीलैटरल नेटिंग अलाउ था, बायलैटरल नेटिंग पहले हमारे यहाँ अलाउ नहीं था, लेकिन अब हमारे यहाँ बायलैटरल नेटिंग भी अलाउ हो गया है, ठीक है। तो ये होता है नेटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें
नेट यानी कि जो डिफरेंस होता है बस उसी का ट्रांसफर किया जाता है, पूरा अमाउंट ट्रांसफर यहाँ दोनों तरफ से नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बसेल थर्ड कंप्लाइंट बॉन्ड। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बसेल थर्ड है इसके तहत कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मिनिमम कैपिटल होते हैं जो बैंक्स को मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो टियर सेकंड कैपिटल वाले बैंक्स होते हैं या बैंक के जो टियर सेकंड कैपिटल होता है, अब ये टियर 1, टियर 2, टियर एंड थर्ड टियर में इस तरीके से इनके कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि बेसल थर्ड कंप्लायंस वाले जो बॉन्ड होंगे जो टियर 2 कैपिटल के लिए इशू किए जाएंगे, उनकी फेस वैल्यू जो होगी वो 10 लाख रुपए होगी। फेस वैल्यू का मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे आप स्टैम्प पेपर बनाते हैं तो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा रहता है कि 10 रुपये का पेपर है तो 10 रुपये लिखा रहेगा, अगर 100 रुपये का पेपर है तो 100 रुपये लिखा रहेगा। तो ये जितना अमाउंट लिखा रहता है दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट स्टैम्प। उसी तरीके से ये जो बॉन्ड है उस पर 10 लाख रुपए है तो वो उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि हम जब चाहें तब उसको हम बुला लेंगे। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल करना, कॉल मतलब बुलाना, बुला लेंगे हम उसको। तो जो हमने बॉन्ड दिया हुआ है और बॉन्ड जब दिया हुआ है मार्केट में तो हमने पैसा लिया हुआ है, तो हम कब इस बॉन्ड को बुला सकते हैं? तो आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद हम हर एनिवर्सरी पर भी इसको बुला सकते हैं। एनिवर्सरी का मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड इशू किया गया है तो अगले साल उसी तारीख को उस बॉन्ड की एनिवर्सरी होगी। तो 5 साल बाद और हर एनिवर्सरी पर यहाँ पर बैंक चाहे तो वो बॉन्ड्स को वापस ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक आता है ESG फंड। ESG द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। E मतलब इन्वायरमेंट, S मतलब सोशल एंड G मतलब गवर्नेंस। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है और म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा जाता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो ये इस तरीके के फंड, ये म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो कंपनीज होती हैं या एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करने वाली, एम्प्लॉय फ्रेंडली रिकॉर्ड वाली जो कंपनीज होती हैं, सोशल सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज होती हैं, ये वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरीके का जो पहला इंडिया में फंड निकाला गया वो SBI के द्वारा था, जिसको हम SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड के नाम से जानते हैं। और हर तरह के म्यूचुअल फंड का लगभग जो होता है रेगुलेट करने का काम यहाँ पर सेबी करती है। तो इस तरीके के फंड को भी रेगुलेट करने का काम सेबी ही करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये थर्ड पार्ट जो कि कंप्लीट हो गया, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारे जितने भी पूरे किए गए हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, यू कैन वॉच दिस। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक्स होंगे वो हेल्थ रिलेटेड होंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।